हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपको इस क्लास में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ा जाए। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ाया हूं, कुछ बिहार जलवायु एवं मृदा, भौगोलिक स्थिति एवं उच्चावाच, आधुनिक इतिहास तथा मध्यकालीन इतिहास से आपको पार्ट 2 में अवगत कराया हूं। अब हम लोग पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पढ़ना है पार्ट 3 में अफवाह एवं तंत्र सिंचाई। अध्याय होंगे 7। अब बिहार अफवाह तंत्र एवं सिंचाई, ड्रेनेज सिस्टम एंड इरिगेशन, इस चीज़ को हम पार्ट 3 में अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप जितना लाइक सब्सक्राइब करेंगे हमें मनोबल उतना ही बढ़ेगा और हम आपके लिए एक अच्छे कंटेंट लाएंगे। कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए। चूँकि दो दिन से मैंने क्लास शुरू किया है, तो हो सकता है कुछ गलत भी हो, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। कुछ गलत हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कृपया एक बार ध्यान रखें, कृपया वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताकि आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हमारा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा, ताकि आपको भी कुछ सीखने समझने का अवसर प्रदान हो। तो चलिए, बिहार अफवाह तंत्र एवं सिंचाई, बिहार ड्रेनेज सिस्टम एंड इरिगेशन, अध्याय 7। बिहार में विद्यमान अफवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः नदियों, झीलों, आर्द्रभूमि, जलप्रपात तथा विभिन्न गर्म जलकुंडों को शामिल किया जाता है। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत विभिन्न नदियों से निकाली गई नहरों तथा नलकूपों, तालाबों एवं कुओं के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सिंचाई की जाती है। अफवाह तंत्र क्या है? तो अफवाह तंत्र वह तंत्र है जिसके अंतर्गत हम लोग नदी, झील, आर्द्रभूमि का यहाँ अर्थ हो जाएगा आपको जलमग्न भूमि, जो गीला रहता है उसको हम आर्द्रभूमि कहते हैं। जो जल से गीला हो, भरा हो, वो आर्द्रभूमि कहलाता है। जलप्रपात तथा विभिन्न गर्म जलकुंड, जलप्रपात झरना तथा जलकुंडों को शामिल किया जाता है। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत विभिन्न नदियों से जो निकाली गई नहरें हैं, नलकूपों हैं, तालाब हैं, कुआं के माध्यम से संपूर्ण देश में सिंचाई हो जाती है। तो इसी अफवाह तंत्र का माध्यम हुआ सिंचाई के लिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अफवाह तंत्र जो है माध्यम है, ड्रेनेज सिस्टम। उसी ड्रेनेज सिस्टम से हम, जैसे गांव में देखते हैं ना कि गांव में तालाब बना होगा, नहरें निकली होगी, किसी नदी से अटैच होगा पानी, किसान लोग उससे खेत में बुआई पटाई करते होंगे। तो वही जो छोटे छोटे उससे चीज़ें जो नदियों, जलप्रपात, झीलों से जो निकाली गई है, उसे हम जो तालाबों एवं कुओं के माध्यम से जो संपूर्ण देश में जो सिंचाई होती है, लोग किसान सिंचाई करते हैं, वही इरिगेशन कहलाता, सिंचाई कहलाता। तब चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे।
तो आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। नदियाँ क्या है? तो बिहार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित है। फर्स्ट में गंगा। मूल रूप से यह नदी भागीरथी के नाम से गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है। नदियाँ हमारे बिहार में बहुत सारे नदियाँ हैं, उनमें एक गंगा नदी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ये धार्मिक रूप से भी एक स्वच्छ पवित्र नदी माना जाता है गंगा नदी को। लोग इसमें कार्तिक पूर्णिमा के मास में हो या लोग स्नान करने जाते हैं, तो हमारे यहाँ गंगा को पवित्र नदी माना गया है। तो यह मूल रूप से नदी भागीरथी के नाम से गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है, जिसको हम गंगोत्री भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। भागीरथी के नाम से गंगोत्री हिमनद यानी उत्तराखंड से निकलती है। यह देवप्रयाग उत्तराखंड को देवप्रयाग के नाम से भी हम जानते हैं। अगर कहीं पूछ दिया जाए कि देवप्रयाग के नाम से किस स्टेट को जाना जाता है, तो उत्तराखंड को हम देवप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। जब दोनों के संगम होती है, जो निकलती है, इससे तब वहाँ गंगा का नाम दे दिया जाता है। बिहार में इस नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर। हालांकि भारत में इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। समझ गए? बिहार में इस नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी पश्चिम से पूर्व के क्रम में मुख्यतः बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर तथा कटिहार जिलों से प्रवाहित होती है। यह नदी चौसा जो बक्सर में पड़ता है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, तो बक्सर के पास बिहार में प्रवेश करती है। अगर कोई प्रश्न पूछता भी है कि जो गंगा नदी है बिहार में किस स्टेट से प्रवेश करती है, किस डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है, गंगा नदी बिहार राज्य के किस जिला में प्रवेश करती है तो पहले बक्सर, जो चौसा एक जगह है जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से प्रवेश कर देता। कटिहार एवं साहेबगंज जो झारखंड में पड़ता है, कटिहार बिहार में है, सब जानते हैं। सीमांचल कटिहार जो है सीमांचल जिला है बिहार का। तो ये कटिहार एवं साहेबगंज झारखंड के बीच सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। बिहार में इसमें बाईं ओर उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियों में घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला तथा महानंदा प्रमुख है। इसमें दाईं ओर दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में सोन, कर्मनाशा, पुनपुन तथा क्यूल प्रमुख है। घाघरा सरयू नदी, जिसको हम घाघरा नदी, जिसको हम सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, घाघरा नाम से जानते हैं, सरयू नाम से। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित मापचोचुंग हिमनद ग्लेशियर से होता है। इस नदी का जो उद्गम है, जो नदी निकलती है, वो तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित मापचोचुंग हिमनद ग्लेशियर से होता है। बिहार में इस नदी की लंबाई मात्र 83 किलोमीटर है। यह दरौली, जो कि सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दरौली वहाँ की जगह है, के नज़दीक बिहार में प्रवेश करती है तथा रिविलगंज सारण जिला के पास गंगा में मिल जाती है। अब चलिए, इस नदी को सरयू तथा कर्नाली के नाम से भी जानते हैं। सरयू के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं कर्नाली के नाम से भी जानते हैं, दोनों जानते हैं। सोन, यह गंगा में दाहिनी ओर दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदी है। यह नदी का उद्गम
अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। और एक तरह से अगर आप लोग कोशिश करिएगा, जो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे वो एक बार बिहार का मैप देख लेंगे, ताकि आप लोग को आसानी से समझ सकेंगे, जिसको आप लोग आसानी से समझ पाइएगा। एक बार बिहार का मैप जब देख लीजिएगा ना, तो आसानी से समझ पाइएगा इस चीज़ को। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एक बार बिहार का मैप देख लें, ताकि बिहार का मैप देख लीजिएगा तो हर जगह पता चल जाएगा कि गंगा नदी किस छोर से आती है, कहाँ जाकर मिलती है, कोसी है, सोन है, सब पता चल जाएगा। तो इसलिए आप लोग एक बार बिहार का मैप देख लीजिएगा, नहीं तो कोशिश करेंगे, और हो सकता है तो बिहार का मैप पर लेकर हमें एक बार क्लास लेंगे, इसका कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए, तो यह गंगा सोन, यह गंगा दाहिनी और दक्षिणी दिशा में मिलने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। इसका जो उद्गम है, ये जो नदी निकलती है वो मध्य प्रदेश से निकलता है। यह रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है। ये जो नदी है, सोन नदी, ये रोहतास जिले से प्रवेश करती है बिहार में, तब पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी बिहार में लंबाई कुल 202 किलोमीटर है, वहीं इसकी संपूर्ण लंबाई 784 किलोमीटर है। गोपद, कनहर, उत्तरी कोयल तथा रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। अब आपको परीक्षा में पूछ सकता है इस तरह से कि सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो गोपद, कनहर, उत्तरी कोयल तथा रिहंद। या इस तरह से भी पूछ सकता है कि गोपद, कनहर, उत्तरी कोयल तथा रिहंद किसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, कौन सी नदी की, तो सोन नदी की। ऐसे हम कैसे जवाब दे सकते हैं। चलिए, कोसी, यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। यहाँ कुख्यात शब्द का जो यूज हुआ है, जैसे हमारे बिहार में कोसी नदी को शोक नदी के नाम से भी जानते हैं, समझे। तो यहाँ इसको हम शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ कुख्यात, जैसे होता है ना कि गांव घर में, चाहे डिस्ट्रिक्ट में या बिहार में, जो बहुत ज़्यादा तांडव मचाता है, जो व्यक्ति जो समाज के लिए आतंक पैदा करता हो, देश के लिए, राज्य के लिए, तो उसको कुख्यात नाम दिया जाता है कि कुख्यात है, बदमाश है, ये क्षति पहुंचाता है। क्या उसी तरह नदी, यहाँ कुख्यात का अर्थ यही है कि कोसी नदी जो है हमारे बिहार में बहुत सा, क्या कहते हैं उसको, यानी इस बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को बहुत तबाही मचाया है कोसी नदी, तो इसीलिए यहाँ इसे कुख्यात नाम दिया गया, समझे। चलिए, इस नदी में प्रतिवर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि प्रतिवर्ष जब भी बाढ़ आती है तो ये नदी जो है बहुत तबाही मचाती है, तो इसलिए इसे हम बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तथा पूर्णिया जिलों से प्रवाहित होने के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। अक्सर हमारे बिहार में जितनी भी छोटी मोटी नदियाँ हैं, और वो सब अंत में जाकर गंगा नदी में ही मिल जाती है। पढ़ेंगे, देखेंगे आखिर क्या है, समझे। चलिए, अध्याय 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार आप लोगों से फिर निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर शेयर करते रहें, ताकि आपको अच्छे कंटेंट प्राप्त हो और आपको भी अच्छे चीज़ों को समझने और जानने का मौका मिले। तो इसलिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत मेहनत से कंटेंट को लाना पड़ता है। चलिए, बिहार कृषि व पशुपालन। कृषि व पशुपालन में हम पढ़ेंगे, कुछ मुख्य टॉपिक पर बात कर लेते हैं। भारत एक जो मेरा है वो कृषि प्रधान देश है, आप सभी को पता है। कृषि प्रधान देश, कृषि पर आधारित है हमारा भारत, तो समझे। तो इसी तरह अगर हम बिहार की बात करें तो देखते हैं आगे क्या है। कृषि व पशुपालन बिहार में आजीविका का प्रमुख साधन। हमारे बिहार में जो है कृषि व पशुपालन बिहार में
आजीविका का प्रमुख साधन है। इस कार्य में लगभग बिहार की 85% कार्यशील जनसंख्या लगी हुई है। हमारे बिहार की अगर बात करें तो यहाँ जो है, यहाँ भी एक कृषि और पशुपालन, यानी देखते हैं बिहार के हर प्रत्येक गांव, हर जगह के लोग यहाँ आपको खेत में काम करते हुए मिलेंगे, पशुपालन, पशु चराते हुए मिलेंगे। यानी उनका एक आजीविका का मुख्य साधन है, जो कि अपना खेती करके कमाते खाते हैं। पशु रखते हैं, उसको बेचते हैं, पशु को दूध के रूप में उपयोग, पशु को दूध, उससे दूध जो आता है वो बेचता है, वो इसलिए आजीविका का साधन है। यहाँ के 85% लोग इसी पर निर्भर है। यहाँ खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत मुख्यतः धान, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, रागी, बाजरा, सरसों, अरहर, चना, मसूर तथा नकदी या व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत गन्ना, मेस्ता, मखाना, मिर्च, चाय, जूट तथा तंबाकू की कृषि की जाती है। अगर हम कहें यहाँ खाद्यान्न फसलों, तो खाद्यान्न फसल में क्या एक तरफ यहाँ आ जाता है, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि यहाँ हमारे बिहार में खाद्यान्न फसलें कौन कौन से। तो खाद्यान्न फसलें जो ऐसा तो खाया सभी फसल जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अधिक उपयोग खाने में कौन सी फसल लाई जाती है। तो धान, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, रागी, बाजरा, सरसों, अरहर, चना, मसूर, ये सब जो है नकदी खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आते हैं। और नकदी और व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत, जिसको हम बेचते हैं बाजार में, तो अंतर्गत गन्ना, मेस्ता, मखाना, मिर्च, चाय, जूट तथा तंबाकू की कृषि की जाती है। पशुपालन के अंतर्गत मुख्यतः गाय, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन तथा मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि बिहार जो है यह कृषि और पशुपालन जो बिहार में आजीविका का एक प्रमुख साधन, लोग इसी पर निर्भर है, इसी के सहारे जीते हैं। कृषि, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लगभग 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, आश्रित है, स्वाभाविक है, यहाँ होंगे ही। यहाँ कृषि योग्य भूमि 80% से अधिक। यहाँ का भोजन चावल है, यही कारण यहाँ के सभी जिलों में धान की खेती का, बिहार के अधिकतर सभी जिलों में धान की खेती का, यहाँ का भोजन लोग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए यहाँ का मुख्य भोजन चावल है, जिसे कहते हैं बिहारी चावल दाल, भात दाल चोखा यहाँ का फेमस भोजन है। बिहार का लिट्टी चोखा समझते हैं ना, तो इसी तरह से तो यहाँ सभी जिलों में तो यहाँ सभी जिलों में धान की खेती की जाती है। और समझे यही। और चलिए, बिहार कृषि संरचना, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर ऑफ बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में कृषि की सघनता अधिक है। बिहार में जो है गंगा मैदान के उत्तरी मैदान में, जब हम बिहार से जब आते हैं, जब गंगा नदी से जब हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, मुजफ्फरपुर हो गया, हाजीपुरा हो गया, तो उत्तर दिशा में, तो उधर जो है कृषि की सघनता अधिक है। इस क्षेत्र का लगभग 65 से 80% भूभाग पर कृषि की जाती है। उत्तरी मैदान में कृषि प्रणाली काफ़ी उन्नत किस्म की, यही कारण है कि इस क्षेत्र में अवस्थित गंडक एवं कोसी के मैदानी भाग वर्ष में 4 प्रकार की फसलें की जाती है। खरीफ फसल, अब खरीफ फसल क्या है, तो चलिए, खरीफ फसल वो फसल है जो खरीफ फसल के अंतर्गत, खरीफ फसल क्या है, खरीफ फसल जिसको हम यानी जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, खरीफ फसल उसी को कहते हैं। खरीफ फसल में कौन कौन से फसल आते हैं, ये भी कौन कौन से फसलें आते हैं,
तो खरीफ की फसल के अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि यही सब फसलें प्रमुख फसलें आते हैं। यह फसल राज्य के अधिकांश भागों में पाई जाती है। बिहार में खरीफ की फसलों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। समझे? हमारे यहाँ जो खरीफ फसल है जिसके अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि आते हैं, उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है खरीफ फसल को। एक भदई फसल और एक भदई फसल क्या है? तो भदई फसल जो है इसके अंतर्गत कम समय में तैयार होने वाले फसलों की खेती की जाती है। समझे? भदई फसल और एक अगहनी फसल है। तो भदई फसल में जो सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसलों की खेती हो जाती है। जैसे देखते हैं ना कि धान जब वो लगभग जून जुलाई में धान की खेती होती है तो लगभग नवंबर दिसंबर तक कट ही जाता है सब। तो उसके बाद तुरंत क्या करता है, भादों का समय आता है जिसमें बारिश ज़्यादा होती है, वर्षा ऋतु होता है जिसमें, तो उसमें लोग क्या करता है तुरंत उसको काट कर वर्षा ऋतु में ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, फिर से उसको बो देते हैं, फिर से उसको काट लिया जाता है। तो यहाँ 2 तरह के खरीफ फसल और भदई फसल। तो भदई फसल के अंतर्गत भी वही ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, तिलहन की खेती की जाती है। अगहनी फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर के महीने में काट दी जाती है। अगहनी फसल के अंतर्गत धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इसका प्रमुख क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, रोहतास। अगहनी फसल जो है अंतर्गत खेती की जाती है और उसको प्रमुख क्षेत्र दरभंगा है, मधुबनी है, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी इत्यादि। ये अगहनी फसल के नाम से फेमस है, विख्यात है, यहाँ लोग ज़्यादा करते हैं अगहनी फसल। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है तथा मार्च अप्रैल के महीने में तैयार हो जाती है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि की खेती की जाती है, जबकि गेहूँ सर्वप्रथम फसल। सही सी बात। रबी की फसल देखते हैं, आप लोग देखते होइएगा कि सितंबर अक्टूबर में लोग धान काट लेते हैं, तो उसके बाद तुरंत क्या करते हैं, खेत को जुतवा कर गेहूँ बोवा देते हैं, जो कि ये सिलसिला कब ये जो है अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और फरवरी मार्च अप्रैल आती फसल काट ली जाती है, तैयार हो जाती है। तो उससे पहले गेहूँ इसको सर्वप्रथम फसल है, लोग गेहूँ इसमें ज़्यादा बोते हैं रबी फसल में। उसके साथ गेहूँ में कोई सरसों भी बो देते हैं, साथ साथ कहीं अलग चना, मटर आदि खेती की जाती है, जबकि सर्वप्रथम फसल गेहूँ। रबी की फसल है तो सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए जिस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा पर्याप्त रूप से विद्यमान नहीं है वहाँ इसकी उपज ज़्यादा। समझिए, रबी की फसल, सही बात, रबी की फसल है तो सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसको हर समय पानी चाहिए। अगर आप इसमें सिंचाई नहीं होगी तो ये सुविधा पर्याप्त रूप में विद्यमान है, अगर जहाँ वहाँ उसकी उपज ज़्यादा है, अगर नहीं है तो वहाँ उपज नहीं हो, न के बराबर। चलिए, अध्याय 9 में हम लोग पढ़ेंगे बिहार एवं वन्य जीव अभयारण्य। बिहार एवं वन्य जीव अभयारण्य जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, बिहार में वन का कितने प्रतिशत है, क्या, ये सब हम पढ़ेंगे। वन की प्राकृतिक बिहार में क्या है, अभयारण्य क्या है, अभयारण्य बिहार में कितनी हैं, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए, सामान्य अवधारणाओं के अनुसार धरातल पर पाए जाने वाले पेड़, पौधे, घास, झाड़ियों एवं लताओं के समूह को वन कहा जाता है। सबसे पहली बात आती है, वन होता क्या है, वन है क्या, वन क्या है, जंगल। तो जंगल तो सामान्य अवधारणाओं में सामान्य रूप से कह सकते हैं कि धरातल, पृथ्वी पर जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ पाया जाता है, जैसे पेड़ है, पौधा, घास, छोटे मोटे लताओं, ये सब को समूह को वन कहा जाता है।
ये जहाँ बड़े मात्रा में है, बड़े मात्रा को जगह पेड़ छेके हुए हैं, वहाँ ये वन का रूप धारण कर देते हैं, समझे। तो बिहार एक कृषि प्रधान बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की जलवायु मानसूनी, सघन जनसंख्या एवं कृषि भूमि के अधिकाधिक मांग होने के कारण यहाँ वन क्षेत्र का विस्तार कम हो पाया। दूसरी बात यह भी है कि बिहार में वन निर्धारण के प्रमुख कारकों में से वर्षा की मात्रा का अहम योगदान रहता है, जबकि इस मामले में बिहार को अक्सर मानसून के साथ जुआ खेलना पड़ता है। बिहार में जहां एक और भीषण बाढ़ के कारण होने वाले कटाव वनों के विकास को प्रभावित करते हैं, वहीं दूसरी ओर शिवालिक श्रेणी एवं कैमूर के पहाड़ी क्षेत्रों की ऊंचाई भी वनस्पतियों की सघनता एवं विकास को प्रभावित करती है। सही बात है कि जहाँ अगर वन की अधिकता है वहाँ बारिश ज़्यादा होगी, जहाँ वन नहीं है वहाँ वर्षा कम होगी। तो वन ज़्यादा, जहाँ वन ज़्यादा है, जंगल ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा है, वहाँ वर्षा होगी, स्वाभाविक है वहाँ वर्षा खूब होंगे। तो यहाँ जो वन निर्धारण के जो प्रमुख कारक है, जो वर्षा के मात्रा का अहम योगदान रखता है, जो वन निर्धारण का, जबकि इस मामले में बिहार को अक्सर मानसून के साथ जुआ खेलना पड़ता है। तो कहीं स्वाभाविक, कहीं अगर बारिश ज़्यादा आ जाए तो कटाव होगा जिससे पेड़ पौधे कटाव होंगे, वनों का विकास प्रभावित होगा, नष्ट होगा। तो यहाँ एक तरह से एक और बाढ़ से भी झेलना पड़ता है, एक तरह सुखाड़ से, एक तरफ सुखाड़ तो एक तरफ बाढ़, ये हमारे वन को चपेटे में ले लेते हैं। चलिए, बिहार में वन क्षेत्र का वितरण। बिहार में वन क्षेत्र का जो वितरण है, वर्तमान में बिहार राज्य में लगभग 6,845 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में प्राकृतिक वन क्षेत्र अधिसूचना है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.27% है। यह प्राकृतिक वन पश्चिम चंपारण, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, मुंगेर, बांका और जमुई जिलों में फैले हुए। पश्चिम चंपारण को छोड़कर उत्तर बिहार प्राकृतिक वनों से रहित है। शिवालिक के तराई क्षेत्र में पश्चिम चंपारण जिले के प्राकृतिक साल के वन मिलते हैं। इसके अलावा दक्षिण बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर और बांका जिले में साल के वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती किस्म के वनों की बहुलता। अगर बिहार में पर्णपाती वन की बात करें प्राकृतिक वनस्पति में, तो यहाँ इसकी बहुलता यानी ज़्यादा है, अधिकता, बहुलता यानी अधिकता, ज़्यादा मात्रा में। वर्षा वितरण की असमानता के कारण यहाँ आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिहार में वनों का वर्गीकरण हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। बिहार की प्राकृतिक वनस्पति को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक आर्द्र पर्णपाती वन, एक शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन, सेकेंड में है तराई क्षेत्र के वन। शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र के वन, सेकेंड में दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र वाले वन। आर्द्र पर्णपाती वन तो आर्द्र पर्णपाती वन क्या है? आर्द्र पर्णपाती वन क्या है? तो सामान्यतः इस प्रकार के वन वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 120 सेंटीमीटर से अधिक। आर्द्र वन जो है और आर्द्र पर्णपाती वन जो है, वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये वन जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 120 सेंटीमीटर से अधिक। आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन तथा तराई क्षेत्र के वन आते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन तथा तराई क्षेत्र के वन आते हैं। सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वनों का विस्तार मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में है। इस क्षेत्र में 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है।
इसलिए यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। यहाँ की उच्च भूमियों एवं पहाड़ी ढालों पर पाए जाने वाले वनों में साल, समेर, सेमल, खैर, शीशम इत्यादि वृक्षों की प्रधानता है। सोमेश्वर एवं दून श्रेणियों में ऊंचाई के कारण सवाना प्रकार के वनस्पतियों में भी देखने को मिलता है। तराई क्षेत्र के वन भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र का उत्तरी, पश्चिमी तथा पूर्वी भाग इस प्रकार के वनों से आच्छादित है। निम्न दलदली भूमि में पाई जाने वाली वनस्पतियां यहाँ अधिकांश रूप से पाई जाती है, जैसे घास, हाथी घास, नरकट, झाड़, सबई, बांस इत्यादि। इस प्रकार के वन पूर्णिया, किशनगंज, अररिया एवं सहरसा जिलों में संकीर्ण मिट्टी के रूप में पाए जाते हैं, जबकि सहरसा तथा पूर्णिया के उत्तर सीमांत क्षेत्र में साल वृक्षों के वनों की पट्टियां मिलती है। शिवालिक के तराई क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण जिले में प्राकृतिक साल के वनों की प्रधानता। तो चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए, फिर अगले दिन पार्ट 4 में क्लास लेकर आएंगे अगले दिन। तो चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।